नमस्ते साथियों, आप सबका फिज़िक्स की दृष्टि में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम जी सेट 2021 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 जो था वो फिज़िक्स पेपर के लिए हमने पहले ही सॉल्व करके रखा है। अगर आपने वो नहीं वीडियो देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पार्ट 2 के लिए। तो आइए देखते हैं पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है पढ़िए पहले। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरिड आउट फॉर अ कांस्टेंट कंपैरिजन इन अ ग्राउंडेड थियरी ऑफ रिसर्च। इसमें दिया है कि अब भूमिगत सिद्धांत में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कांस्टेंट कंपैरिजन के लिए सही है। तो कांस्टेंट कंपैरिजन के लिए हमें एक तो कोडिंग पता है कि कोडिंग कांस्टेंट कंपैरिजन में आता है, एक मेमोइंग पता है। ठीक है, तो देखते हैं। डेटा कलेक्शन भी एक है, तो देखते हैं। ये 2-3 हमें याद है, सब में डेटा कलेक्शन तो दिया ही गया है। देखिए, तो मतलब सभी हैं। ये नोट टेकिंग भी आता है उसमें, हाँ। कोडिंग और मेमोइंग, हाँ, ये सारे आते हैं कंपैरिजन में। अगर कांस्टेंट कंपैरिजन की बात है तो डेटा रिडक्शन हम नहीं कर सकते, ये नहीं आएगा। एक्सेल कोडिंग भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। मतलब हमें हमारा जवाब मिल गया है। क्वेश्चन नंबर ए में हमारा सही आंसर क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 1, ई जवाब है इसका। दूसरा देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉमन इन ऑल ट्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक तो होता है ट्रू एक्सपेरिमेंट और दूसरे होता है क्वासी। क्वासी यानी आंशिक सही, ये 100% श्योर, ये 50% या 55% श्योर। क्वासी एक्सपेरिमेंट, उसमें कौन सा जो पॉइंट है वो कॉमन है, वो हमें ढूंढना है। तो कॉमन कौन सा है? देखिए, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट तो कॉमन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो ये पहला ही हमारा आंसर सही है। कंट्रोल ग्रुप, जो भी हम ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल ग्रुप, वो दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो ए हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। फॉलोइंग द रॉन्ग फोकस, रॉन्ग जो गलत है वो ढूंढना है। इन द लेटर नंबर इन सीरीज गिवन इज बिलो, एक सीरीज दी है उसमें से गलत कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर नंबर है 4, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 43 है और यहाँ 90 है। ठीक है, तो पहले नंबर का मेल बिठा ले। चलिए शुरू 4 से करें हम। मैं 4 से शुरू करता हूँ। 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, और मुझे 10 लाना है। तो कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2 और ऐड करने पड़ेंगे, तभी 10 आएंगे। ठीक है, अगर साधारण गणित हम लगाते हैं तो सीरीज़ कैसे बनती है? सीरीज़ कुछ ऐसे बनती है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो कितने बने? 9। फिर 9 आंसर आया है, तो 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो कितने बन रहे हैं? 20। 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 उसमें ऐड करते हैं तो कितने बन रहे हैं? 43। 43 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 ऐड करते हैं, कितने बन रहे हैं? 90। तो यहाँ देखिए आप, 9 है, 4 है, 9 नहीं है, 10 है, फिर 20 है, हाँ है, 43 है, हाँ है, 90 है, हाँ हाँ। ऐसे ही अगर आप आगे रखें 90 मल्टीप्लाई विथ 2 + 5, तो जो भी आंसर आ रहा है वही आपकी सीरीज़। तो गलत कौन सा है? ये यहाँ क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना? इन द क्वेश्चन नंबर 3 आवर आंसर इज बी। तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्या दिया है। अ क्यूब whose each corner is named as A B C D E F G H segment into 27 equi tiny cubes. It means we have a 27 parts, different tiny cubes. क्या क्या है हमारे पास? 27 tiny cubes. Before dividing the cube, उससे पहले each faces of varnished with the different colors. जब इसको हमने 27 टुकड़ों में डिफाइन किया था, उसके पहले हर एक फेस को हमने तरह तरह के कलर से कलर किया है, ऐसा बता रहे हैं। हाउ मैनी टाइनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड हैविंग मोर देन 1 कलर। अब ऐसे कितने टुकड़े हैं इस 27 टुकड़ों में से जिसके पास एक से ज़्यादा यानी कि 2 और 3 कलर से कलर किया गया है? तो ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है।
उसकी मेथडोलॉजी क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ। अगर आपके पास ऐसा सवाल आता है तो पहले तो आपको देखना है, फाइंड करना है कि भाई पहले क्या था। पहले आपको क्या करना है, n फाइंड करना है, फाइंड n। और n कैसे फाइंड करता है, तो n फाइंड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, q 1/3 power of the pieces. Pieces, it means your tiny cubes. How many cubes we have? 27 raised to 3. Your n value is 3. Okay, so first of all find n. And our question is what? Our question is कितने ऐसे टुकड़े हैं जिसको दो या दो से ज़्यादा, यानी मोर देन वन, इट मीन्स क्या हुआ, दो और दो से ज़्यादा कलर किए गए हैं। तो ये बहुत सिंपल है, सबके लिए मैंने एक एक फॉर्मूला बनाया है कि अगर आपका एक बाजू ही कलर किया गया है तो उसे कैसे निकालते हैं। तो अगर आपके पास n है, इसमें रख दीजिए तो निकल जाएगा। अगर आपकी दो जो फेसेस है वो कलर्ड है तो आएगा 12n-2। और अगर आपके तीन साइड कलर किए गए हैं तो उसके लिए आएगा 8। इज़ अ कांस्टेंट आंसर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैसे टुकड़े निकालना है, दो या तीन साइड जिसके कलर हो, बोला है ना, मोर देन वन यानी क्या, दो या तीन बाजू जिसकी कलर की गई है, ऐसे टुकड़े निकालना है। तो ये तो हमारे लिए और भी आसान हो गया। कैसे निकालेंगे, चलिए दो बाजू को पहले निकाल लेते हैं। 12n-2, n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 आई, 3 - 2 ये कितने आ गए, 12। और तीन कलर किए गए इतने, तो ये तो फिक्स ही है 8। सो ओवरऑल आंसर, लास्ट आंसर क्या आ रहा है, 12 + 8 कितने आए, 20। सो 20 जो है वो हमारा आंसर होगा। ये देखिए ये रहा कि 20 ऐसे टुकड़े मिलेंगे जो आपको एक से ज़्यादा कलर किए गए। सेम क्वेश्चन अगर आपको पूछना है कि 3, तो 8 फिक्स आंसर रहेगा। ऐसा पूछना है 1, 2 और 3 या 1 और 2, तो ये फार्मूला का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये याद रखिएगा, ये एक मेथडोलॉजी है अच्छी फाइंड करने की, मैंने अपने नोट्स में दी गई। आगे क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बहुत हेल्पफुल का मतलब ऐसा कि अगर आपने थियरी पढ़ी है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, मतलब क्या है जो सही नहीं है, नॉट ट्रू, वही हमें फाइंड करना है इन द रिलेशन ऑफ स्वयं। तो आपको पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि स्वयं के लिए सही क्या क्या है, उसके बाद आप गलत ढूंढ पाओगे कि स्वयं का पूरा नाम क्या है। तो पहले दिया है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, हाँ तो ये सही बात है। दूसरा, वो मुक के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ वो सही बात है। तीसरा, वो MHRD के तहत आता है या UGC की हेल्प इन्फोसिस में आता है, ये गलत है। और फोर्थ, अगर ये गलत है तो ये तो सही होगा, डिजिटल इंडिया के थ्रू शुरू किया गया था, हाँ। तो अगर ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है, फिर भी हमारे हिसाब से ये सही आंसर है। मतलब हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में वो बनेगा C। क्यों, क्योंकि हमें गलत तो फाइंड करना था ना, गलत ही कौन सा है, C। ठीक है, तो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं और ऐसे काफ़ी थियोरेटिकल क्वेश्चन हमें पार्ट 1 में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा आप। आगे देखें, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स आर बेस्ड ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म, मतलब क्या कि लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी गेम उस पर बेस्ड है। देखें, पहले है, हाँ ये भी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, और सॉक्रेटिव, यस, क्विज दिख ही रही है, ये गेम है, क्विज गेम है, सॉक्रेटिव गेम है, ये कोड गेम है, PG पाठशाला, यहाँ से लोग PDF डाउनलोड करते हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, और ये दूसरी भी एडमंडो भी नहीं है। देखिए अब इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि पहले आपको देखना है कि आपको कितनी ढूंढनी है, 1, 2 और 3 ढूंढनी है, 1, 2 और 3 ढूंढनी है। मेरी पहली ही 3 सही हो गई है कि यही गेम है, तो बाकी तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी तो 2 नहीं हो सकते, समझे। तो ये जो B है वो अपना सही आंसर है, इसके लिए क्या आंसर आया। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन दिया है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके GSET पार्ट 1 में होगा ही होगा। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे दिया है कि M/N, वो क्या है, M इज़ अ डॉटर ऑफ N। ओके, मतलब डिवाइडेशन को डॉटर दिया गया है, प्लस को फादर और माइनस को मदर, और हमें इसका रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो देखें, F क्या है, मल्टीप्लाई, F मल्टीप्लाई विथ G डिवाइडेड बाय H एंड माइनस I, सिंपल। अब
हर एक बार देखते हैं कि क्या क्या रिलेशन दिया गया है। सी मल्टीप्लाई का क्या है, एफ मल्टीप्लाई जी, एफ मल्टीप्लाई जी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब ये तो नहीं होगा। डिवाइड जी डिवाइडेड बाय एच, सो डिवाइड का क्या दिया है, एम डिवाइडेड बाय एच, दैट मीन्स व्हाट, इट मीन्स एम इज़ अ डॉटर ऑफ एन। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जी जो है वो क्या हुई, डॉटर हुई, हाँ कि ना, और जो एच है वो क्या हुआ, फादर हुआ, हाँ कि ना, सिंपल। अब आगे देखिए एच माइनस आई, तो माइनस का क्या रिलेशन दिया है, एम माइनस एन, एम क्या है, एन की मदर है, तो आई की मदर कौन हुई, एच हुई, तो ये क्या हुआ मदर, और ये क्या हुआ, ये उसकी डॉटर हुई। तो ये कैसे हो सकता है कि एच जो है वो फादर भी है मदर भी है, और हमें कौन सा रिलेशन निकालना है, आई का जी के साथ। कौन है आई, ये रहा आई और ये रहा जी, आई और जी का तो कोई रिलेशन ही नहीं बना, और कोई रिलेशन ही नहीं बना मतलब क्या हुआ, नो रिलेशन। समझे आप, क्योंकि इसी में गड़बड़ा गए हम, ये फादर भी है मदर भी है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, आंसर नंबर डी इसमें आया। डी में 8, क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द गर्ल्स। ये जो ट्रायंगल है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सर्कल है, चलिए मैं इसको थोड़ा अलग कलर से बना दूं ताकि आपको याद रहे। ये जो स्क्वायर है वो प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सर्कल है वो कोच को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट गर्ल्स आर प्लेयर बट नॉट कोच। सो पहले हमें गर्ल्स देखना है कि गर्ल्स के लिए क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या है, पी है, क्यू है और आर है, ठीक है, और हमें क्या देना है, गर्ल्स आर प्लेयर। सो प्लेयर कौन कौन सी है, ये ग्रीन वाली मतलब क्या, ये जो रेक्टेंगल में आ रहा है वो प्लेयर है, मतलब क्यू भी प्लेयर है, और आर जो गर्ल्स है वो भी प्लेयर है। ठीक है, अब बचा क्या, कोच नहीं होना चाहिए, तो कोच कौन है, आर जो है वो सर्कल में आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, कोच है, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए था, गर्ल्स प्लेयर हो, तो ट्रायंगल वाली गर्ल्स है और वो इसमें आ रहा है, ये क्यू है वो प्लेयर है, आर तो क्या है, कोच है, तो कोच हमें तो चाहिए नहीं, तो आंसर क्या आ गया, क्यू इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में हमारे आ जाएगा बी इज़ अवर करेक्ट आंसर। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखें, इफ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन whose answer is not known to you, then अगर बच्चा आपको प्रश्न पूछता है और उसका आंसर आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये टीचिंग मेथडोलॉजी से क्वेश्चन आया, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन, हमें तीन देने हैं आंसर, मतलब 3 सही है 2 गलत है, ठीक है। गिव दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क एंड स्टार्ट टीचिंग। बच्चे को वो क्वेश्चन होमवर्क में दे दो और टीचिंग शुरू करो, ये तो गलत बात हो गई भाई, ऐसा तो नहीं कर सकते। टेल हिम द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट डे, मतलब दूसरे दिन हम इसका जवाब देंगे, ये ठीक है, ये चलता है। थर्ड, आस्क हिम टू कम लेटर एंड देन सेंड हिम टू लाइब्रेरी, मतलब क्या है, तो उसको बाद में बुलाओ और फिर लाइब्रेरी भेज दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर द क्लास यू विल गो टू लाइब्रेरी एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, हाँ अगर आपको पता नहीं है तो आपको वो आंसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए लाइब्रेरी में जाके। एंड फिफ्थ, appreciate the question and accept that you don't know or you don't have the information right now। appreciate करो कि हाँ बच्चे ने तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और उसके बाद आप बता भी सकते हो कि अभी मुझे पता नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा या कुछ बताऊंगा। तो ये 2 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर सही है। ऑप्शन में मिलाओ कौन से बन रहे हैं, 2, 4 और 5, ये रहा सी, ठीक है। तो इसके लिए सी जो आंसर है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is most applicable to split half method of finding reliability। इसमें कौन सी ऐसी मेथड है जो आपको सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, फॉर व्हाट, स्प्लिट हाफ मेथड फॉर फाइंडिंग रिलायबिलिटी, सह संबंध शोधने वाली कौन सी मेथड है वो पूछ रहे हैं। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इट शोज इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट, यस, रिलायबिलिटी में इंटरनल कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए, और हमें पूछा है कि कौन सी मोस्ट एप्लीकेबल है, तो ये जो फर्स्ट है ना वही मोस्ट एप्लीकेबल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ अवर आंसर। आगे देखें, ओके, अब क्या है,
करेक्ट द गिवन बिलोस। काफ़ी सारे लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है और उसमें से आप करेक्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे और कंपलसरी ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। तो आपके लिए ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको कौन सा पहला पसंद है? जैसे मैंने इसका नाम सुना हुआ है, विश्वा भारती। विश्वा भारती क्या है? विश्वा भारती जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो देखिए दो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें से कौन सी है? तो ये जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंस में आती है, मतलब 4th में भी आएगा। अगर मुझे इतना भी पता है तो ये देखिए, पहले 4th में भी ढूंढने की कोशिश कीजिए, ये रहा 4th में भी एक में ही है। अगर आपको एक भी आंसर आता है एटलीस्ट, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना ज़रूर है, क्योंकि ये जो मान लो कि इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, मान लो कि ये दोनों सेम टू सेम रहे और नीचे के 2 बदल दिए, तो अगर ये दोनों हमें पता है, जैसे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या है? तो वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो 2006 अंडर सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट 1956 में बनी, ठीक है। उसके बाद आता है टाटा इंस्टीट्यूशनल ऑफ सोशल साइंसेस, टिस। वो टिस क्या है? टिस भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका 1964 में है, सेम एक्ट 1956 में बनी, ठीक है। और जो थर्ड बच गया है वो क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लिए क्या है? वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो एस्टैब्लिश्ड हुई थी और उसका एक्ट क्या है? 1997। तो ये थियरी जो है वो हम याद रखेंगे ताकि हमें थोड़ा थोड़ा काम में आए, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन बन गया? हमारा बी क्वेश्चन बन गया। तो आपको अगर एक भी याद है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिपेंडेंट वर्टिक ऑफ वन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन? वो कौन सा है वो सही नहीं है और हायर एजुकेशन कमीशन में NEP 2020, इसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा ऑन द बेसिस ऑफ NEP 2020 में, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि कौन सा नहीं है, इसमें क्या ढूंढना है हमें? नहीं है। तो पहला है NHERC, हाँ NHERC है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन काउंसिल, ये नहीं है। GEC है, जनरल एजुकेशन काउंसिल। HEGRGC भी है, हायर एजुकेशनल ग्राउंड काउंसिल। कौन नहीं है? UEC नहीं है, और UEC नहीं है तभी यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा इस MCQ में कौन सा आंसर हो गया? आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब क्या है, इन अ सर्टेन कोड दिए हैं हमें, और हाउ टू राइट ब्रेक, हमें क्या लिखना है? BREAK, ब्रेक को सेम कोड में लिखना है। तो बी के लिए कौन सा कोड दिया है? पहले इसमें देखिए, ये बी रहा। बी के लिए क्या दिया है? R दिया है, ठीक है। R के लिए कौन सा कोड दिया है? R के लिए क्या दिया है? R के लिए H दिया है, तो R के लिए H रख दीजिए। E के लिए क्या कोड दिया है? E के लिए ये रहा, B कोड दिया है तो B रख दीजिए। E के लिए क्या कोड दिया है? E के लिए X है, तो इसको X रख दीजिए। K के लिए कौन सा कोड है? K के लिए B कोड है, तो इसको B रख दीजिए। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, ये हमारा नया बन गया। अब आंसर मिला लो, कौन सा आंसर सही है? RHPXB, यस, B इज़ अ करेक्ट आंसर, ओके। B जो है वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 14th क्या है? AB ट्रैवल फ्रॉम A and sorry for that, A and B travels from P to Q at 17 kilometer and 19 kilometer hour. That means what? In the question A, P और Q दो पॉइंट हैं, P and Q, ठीक है। ये पॉइंट दिए गए हैं और उसमें बोल रहे हैं कि जो E जो है वो भाग रहा है, कौन सी स्पीड है उसकी? 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो B जो है वो B भाग रहा है, कौन सी स्पीड है उसकी? 19 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। P इज़ 72 किलोमीटर अवे फ्रॉम द Q। मतलब क्या दिया है कि ये जो डिस्टेंस है P से Q तक वो कितना है? 72 किलोमीटर पूरा। B रीचिस Q फर्स्ट, वो तो सही बात है क्योंकि B की स्पीड ज़्यादा है, तो B पहले यहाँ पहुँच जाएगा इमीडिएटली, एंड देन रिटर्न इमीडिएटली, ओके, वहाँ से वो पीछे मुड़ रहा है, एंड देन मीट्स E एट R।
तो बी ने क्या किया, बी यहाँ से भागा 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 पीछे मुड़ गया और पीछे दौड़ने लगा, तो वो ए को मीट कर रहा है क्योंकि ए यहाँ से आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे मैं यहाँ कहूँ बी भागा 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 यहाँ से पीछे आया, मान लो कि यहाँ आया और ए तो भाग ही रहा था यहाँ से यहाँ से यहाँ से, उसकी स्पीड कम है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्या किया, बी ए को मिला, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि वो जहाँ मिला वहाँ से वो डिस्टेंस कौन सा है, वो पॉइंट इन्होंने दिया है आर। आर और क्यू का डिस्टेंस कौन सा है ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए, ये तो बहुत पिद्दू सा सवाल है, हम ऐसे सवाल तो कई सॉल्व कर चुके हैं। जो ढूंढना है उसको आप एक्स कंसीडर कर लीजिए, ये पूरा एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 17 है तो ये 72 माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ कि ना, सिंपल है। अब दोनों में कांस्टेंट की क्या है, वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट है, जो डिस्टेंस है वो भी सेम है 72 किलोमीटर आवर, लेकिन टाइम अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी तो सबकी डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं टाइम लिखता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो जितना टाइम इसने ए ने यहाँ जाने में लिया उतना ही टाइम बी ने यहाँ से वापस आने में लिया, तो टाइम को इक्विवेलेंट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं ए के लिए टाइम लिखूँ तो कितना आएगा, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 72 माइनस एक्स, 72 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड कितनी थी 70। और बी के लिए लिखो तो उसने तो 72 तो कवर किया, उसके ऊपर एक्स किया, तो ये कितना आएगा 72 प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, उसकी स्पीड क्या थी 19। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सिंपल 19 मल्टीप्लाई 72 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17, 72 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें से एक्स फाइंड कर लो, इस तरफ ले आओ, तो एक्स क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। तो ये जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर, सिंपल है। जो ढूंढना है उसको एक्स कंसिडर कर लो, बाकी का आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। आगे ये लिस्ट दिया है, देखिए, मैच 1 एंड 2 सॉफ्टवेयर और उसकी एप्लीकेशन। तो अगर आपको पता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है वो किस में यूज़ होता है तो कोई बात नहीं है, सबको ये सॉफ्टवेयर तो पता है, SPSS। SPSS किस में यूज़ होता है, SPSS जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है। देखिए एक बार देखो, क्योंकि सबको ये पता ही होता है कि जो SAP है वो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है, वो सब में दिया है, ठीक है। अब कंपटीशन ये है कि इसमें कौन सा है। चलिए, ये मेंडले है, मेंडले किस में यूज़ होता है, सो मेंडले है वो रेफरेंस मैनेजर से यूज़ होता है। तीसरा है कौन सा है, ट्रोनटिन। ओके, ट्रोनटिन किसके लिए यूज़ होता है, तो वो एक प्लेगरिज्म चेक के लिए यूज़ होता है। और NVIVO, ये मैंने आंसर्स देख लिए हैं वहाँ से कि कौन कौन से हैं, मैंने सर्च करके देखे इसलिए, बाकी मुझे भी ये याद नहीं था। NVIVO है वो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर जो बन जाएगा वो ए बनेगा। लेकिन आपको थोड़े से याद होने चाहिए थियोरेटिकल क्वेश्चन खास करके, ठीक है। और इसके लिए क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे देखें। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा सही है। सो इसमें दिया है फॉर द सीक्वेंस ऑफ इंटीगर रिप्रेजेंटेड इन अ बाइनरी 0 0 0 1 1 1 1 1 1, और दूसरा क्या है 1 0 1 1 0 0 1, देन क्या है 0 1 0 1 1, और P नेक्स्ट P क्या होगा, नेक्स्ट P क्या होगा, तो नेक्स्ट P क्या होगा, इसको यहाँ ले आएंगे 1 1 और 0 1, ये हो गया, हाँ कि ना। तो ये तो नहीं है, नेक्स्ट P तो कौन सा दिया है, ये दिया है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया। V में क्या दिया है, बाइट्स इज अ बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 8 बिट, सिंपल है। उसके अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट होते हैं, ये तो हमारा थियोरेटिकल नॉलेज है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ओनली इज द करेक्ट आंसर, बी इज द आंसर, ओके। आगे ये देखिए, स्टडी द चार्ट एंड
आंसर द क्वेश्चन। पाई चार्ट दिया है और पाई चार्ट में क्या बोल रहे हैं, इन द पाई चार्ट गिवन देयर हियर रिप्रेजेंट द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इन परसेंटेज। एक फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो दिया है। इफ़ द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इज 55,066, जो मंथली इनकम है वो कितनी दी है, 55,660 रुपीज़, ठीक है। और पूछा क्या है, एनुअल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ पीएफ वुड बी, और हमें पूछा है कि पीएफ एनुअल सेविंग में कितनी होगी। तो ये तो मंथली है, पहले एनुअल सेविंग हमें ढूंढनी है, तो एनुअल सैलरी काउंट करनी पड़ेगी। एनुअल सैलरी कैसे काउंट होगी, सो मंथली मल्टीप्लाई कितने मंथ होते हैं 12, 55660 मल्टीप्लाई 12, तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 0, देन 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 29766, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारी जो एनुअल सैलरी बनी इस फैमिली की, हमारी नहीं, 667920, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पीएफ। तो आप देखिए पीएफ कितना परसेंटेज है इसमें, 13%। सो पीएफ 13% है, तो उसको कैलकुलेट कर दो, 667920, उसका हम कितना करेंगे 13%, और डिवाइड करने के लिए 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 86868, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ 0.60, ठीक है, इतना आया कैलकुलेटर में। तो 0.60 मतलब हम उसको 29 को 30 गिन सकते हैं, तो 88830, ठीक है। सॉरी ये 6 है ना, हाँ 6, सो 868, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, हाँ 86830, दिस इज आवर आंसर। सो ए इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस, ए इज आवर आंसर, ओके। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 18, चूज द ग्राफ द बेस्ट फिट्स विद द स्टेटमेंट द कार हैज़ अ एक्सीलेंट एक्सलेशन। सिंपल, अगर हमारे पास एक्सीलेंट एक्सलेशन है तो ये रहा, ऐसा कौन सा ग्राफ है, ये एक्सलेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, वी और टी, ठीक है। तो ये सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले आगे देखें, a group of student of class facing problem in learning, you want to identify deficiencies and difficulties for of the learner, which evolution would you choose। मतलब क्या है कि कुछ बच्चे हैं वो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं और हमें कौन सा ऐसा एवोल्यूशन करना है जिससे हम पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहला है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, तो नहीं करेंगे, समेटिव तो एग्ज़ाम हो जाएगा। डायग्नोस्टिक, हर एक का डायग्नोस्टिक करना होगा, उसको जानना होगा, समझना होगा कि कौन कौन सी डिफिशियंसी या डिफ़िकल्टीज वो फेस कर रहे हैं। और क्वालिटेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हम ज़्यादातर एग्ज़ाम में करते हैं, कौन कितना लिख के आया है उसी के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन गया है इसमें, सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। आगे, व्हाट शुड बी डन टू एंश्योर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ अ स्लोअर लर्नर। आपके जो स्कूल में स्लो लर्नर है उसके लिए या उसकी ग्रोथ के लिए आप क्या करोगे, ये हमें जानना है। दे शुड बी ट्रीटेड लाइक अदर्स, दे विल ग्रो देमसेल्फ। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई हाँ उसको तो सबके जैसे ट्रीट करो वो खुद से ही ग्रो होंगे, ये तो गलत बात होगी, ठीक है। दूसरा, दे शुड बी गिवन चैलेंजिंग टास्क एज पर देयर लेवल इन द एरिया ऑफ देयर इंटरेस्ट। हाँ ये ठीक है, उनको ऐसी चीज़ें उनके ही एरिया में बताओ तो वो थोड़े ग्रोथ में या ग्रोथ प्रोसेस में दिख सकते। दे शुड बी लेफ्ट एट देयर ओन, उनको अपने हिसाब से छोड़ दो, ये तो गलत है। दे शुड गेट सफिशिएंट रिसोर्सेज, उनको दो जो चाहिए। रेगुलर एक्टिविटी, वाई इट इज़ करेक्ट आई डोंट नो, बट वी गॉट वी हैव 3 आंसर, 2 इज़ ऑलरेडी इनकरेक्ट, 2 तो पहले से ही गलत हो गए हैं, तो बाकी 3 हैं वो तो सही होंगे ही होंगे। रेगुलर एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग डायग्नोसिस एंड रिमेडी, ठीक है। तो 2 कौन से सही हुए, 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 कौन से, बी। तो हमारा सही आंसर होता है बी। आगे देखें, 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीड एजेंसी ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आंख बंद करके टिक कर दो, यूनेस्को यही है जो सबके लिए जिम्मेदार है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी यही जिम्मेदार है।
आगे देखें 22 द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्ट इन अ गोल फोर of 2023 agenda for sustainable development and adopted by India 2015 seeks to। तो इसके लिए आपको वो सारे एजेंडा पता होने चाहिए, ठीक है, कि 2030 में कौन कौन सी चीज़ें हमने पहले से ही एजेंडे में लिखी हुई है। एंश्योर इंक्लूसिव एंड equitable quality education and promote lifelong learning opportunity for all by 2030। यही हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, ये इज अवर करेक्ट आंसर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आगे अ रिसर्चर यूजेस सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग for a company directory that has 600 employees listed in alphabetically order। टोटल कितने हैं? 600 एम्प्लॉयज़ हैं, वो अल्फ़ाबेटिकली लिखे हुए हैं। इफ़ डिज़ायर्ड सैम्पल इज़ 30, डिज़ायर्ड सैम्पल की साइज़ कितनी दी है हमें? 30 सैम्पल की साइज़ दी है। द फर्स्ट नेम टू बी सिलेक्टेड इज़ एज। पहला जो नंबर है वो कौन सा सिलेक्ट होता है? पहला नंबर है वो 8 सिलेक्ट होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो कौन सा ऐसा है जो सिलेक्ट नहीं होगा? तो 600 नंबर्स दिए हैं, तो उसमें से कौन सा नंबर है जो सिलेक्ट नहीं होगा? तो चलिए दो डिजिट को तो छोड़ दीजिए, 3 से शुरू करते हैं, आंसर उसी में मिलेगा हमें 368। उसमें से 8 से शुरुआत हो तो सुखती है, 30 का सैंपल है, तो इसमें से 8 हटा दीजिए, क्या बचा? 360 डिवाइड करो 30 से, मिल रहा है? हाँ, ये क्या हो गया? 1 और 2 डिवाइडेबल है, ये हो सकता है। 428 उसमें से 8 हटाए, 420 30 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है, 14 आ रहा है। 558 8 हटाए, 550 ये नहीं हो सकता, ये डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर, ठीक है, डी इज अवर करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिक लगाना था। चलिए 24 द बार ग्राफ इज गिवन, और हमें क्या बताना है? इस बार ग्राफ में हमें कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कंट्री की पैसे दिए गए हैं इन मिलियन यूएस डॉलर में, 91 से लेकर 99 तक, और इसमें हमें बताना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1997 कहाँ से? 1997 से 98 was how many times that 1994 to 1995। सो पहले 1995 में कितना है वो लिखिए, ये कितना है? 94 95, उसमें कितना दिया है? उसमें दिया है 3360, ठीक है, और 97 98 में कितना है? इसमें दिया है 504, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि ये जो अमाउंट है वो इस अमाउंट से कितनी है? तो वो तो सिंपल है, ये 3000 3500 जैसा है, ये 5000 जैसा है, मतलब क्या है? एक से कीमत नीचे तो आएगी नहीं, तो ये हटा दो, ठीक है। दूसरा, ये 3500 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आंसर 6000 के आसपास आना चाहिए, मतलब 2 से ऊपर भी नहीं है। चलिए डेट देख लेते हैं। सो 3360 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम जवाब आ रहा है, मतलब डेढ़ जो है वही हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। डेढ़ यानी क्या? 1.5। ये तो सिंपल है ना, या फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दो, ओरिजिनल वैल्यू को हटा देना, ख़त्म बात, ठीक है। आगे 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा ऐसा चीज़ है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं है? ये ध्यान रखना, नहीं है वही हमें ढूंढना। पेरिस एग्रीमेंट, अरे सॉरी, पेरिस एग्रीमेंट यहाँ कहाँ आ गया? सॉरी, मैं दूसरा क्वेश्चन देख लिया। कौन सा बैरियर नहीं है ये हमें ढूंढना है। पुअर एबिलिटी टू लिसन अदर्स, वो बैरियर है अगर आप कम सुन पा रहे हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, ये भी एक बैरियर है, ठीक है। थर्ड, कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंस, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, अगर आप कल्चरल नहीं समझ सकते, वही लैंग्वेज नहीं समझ सकते। डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्टेट, ये एक बैरियर नहीं है। क्यों बैरियर नहीं है? क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप
अगर डिफरेंस इकोनॉमिक स्टेट में है तो कोई बैरियर नहीं, क्योंकि सुनने वाला और बोलने वाला इकोनॉमी के दम पे नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, और इफेक्टिव में इकोनॉमी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया था डी। ठीक है, आगे देखें 26, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। ऑप्शन में हर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब इन 5 में से एक नहीं है। ठीक है, चलिए, सेंस ऑफ ह्यूमर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पार्ट है, हाँ। फीडबैक पार्ट है। थर्ड, क्लासरूम स्किलनेस भी पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज भी पार्ट है, अच्छे पढ़ाओगे। सेफ का एनवायरनमेंट, देखो मुझे तो लग रहा है कि सारे हैं, लेकिन एक को हटाना है, किसको हटाएंगे अब बताओ। सेंस ऑफ ह्यूमर चला जाएगा तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा नहीं रहेगा। फीडबैक तो चाहिए ही चाहिए। क्लासरूमनेस, इसको हटा सकते हैं। अगर क्लास ठीक नहीं है, मान लो कि आज किसी ने झाड़ू पोछा नहीं लिया है, तो क्या आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा? नहीं खराब हो। लेकिन सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, हाँ, बाजू में बम गिर रहा है, आप पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। तो 3 को हटा दो। 3 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये हटा दो। 3 वाला ये हटा दो 3 वाला। तो हमारा ऑप्शन क्या बन गया? सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27। देखो, ये मैं पेरिस एग्रीमेंट पढ़ लिया था पहले। अ सेकंड कमिटी पीरियड काइटो प्रोटोकॉल के हिसाब से इसमें से कौन सा एग्रीमेंट 2020 में एक्सटेंडेबल है? फुल्ली टिक करके आओ, दोहा अमेंडमेंट, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है ये, तो वही ये काइटो कमेटी ने अग्रीड किया था 2012 में, और उसको एक्सटेंड एग्रीमेंट 2020 में किया गया है। ठीक है, आगे 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन अ रिलेशन टू एजेंडा 21 ऑफ द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 1992। ये भी एक बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कौन सा सही है? सो इट वॉज प्लान टू एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली इन एवरी एरिया इन विच ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। यही है। तो ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन पढ़ने कहाँ से हैं, वो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे आपका जी सेट पार्ट 1 जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च नीड्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या चाहिए आपको? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्या चाहिए? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया पावर्ड अ वे फॉर पोस्ट पॉजिटिविट पार्टीग्राम। ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा। ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा आइडिया है, एविडेंस बेस्ड, एविडेंस, एम्पेरिकल एविडेंस इज एसेंशियली फॉर अ, ओके, ये भी शब्द मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे आंसर की के हिसाब से ऑल इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी फाइल। ठीक है, ऐसी हर एक चीज़ ऐसी भी नहीं हो सकती जो मुझे पता हो। तो ये मैं तो बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता था। तो आपको तो लगाना है 50 में से अप्रॉक्स 45 सही। अगर आपके ये हो जाते हैं तो 5 क्वेश्चन तो वैसे ही जाने दीजिए आप, क्योंकि जी सेट में कोई रैंक नहीं होता है। क्या होता है? ओनली क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। तो हमें क्वालिफाइड करने के लिए तक ही पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा क्योंकि मुझे नहीं पता है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ऐसी स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसी रखनी है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 25%। मतलब जो 25% भाव है वो बढ़ गया है। ठीक है, इफ फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इज सेम एज अर्लियर, द फैमिली विल हैव टू डिक्रीज द कंजप्शन। मतलब क्या है? मान लो कि पहले 100 रुपये की फैमिली शुगर खरीदती थी, ठीक है, अब उसका भाव 25% बढ़ गया है, लेकिन फैमिली को अपना एक्सपेंस तो 100 रुपये ही रखना है, तो उसको कितनी कम शुगर खरीदनी पड़ेगी? ये तो सिंपल सी बात है। 100 रुपये फैमिली एक्सपेंड करती थी पहले, मान लो अब 100 रुपये की जगह भाव कितना बढ़ गया है? 125 रुपया हो गया है। तो 125, तो अब क्या है? सिंपल सा हिसाब है भाई कि 125 में 100 वाली चीज़ है, तो 100 वाले में कितनी चीज़ है?
100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 125 ना आंसर आ रहा है 20%। ये घटा देना है 20%। तो अब आपको कितना कंजप्शन करना पड़ेगा, सॉरी यही है ना, सॉरी ये 80% आ रहा है, 80% आ रहा है ना, हाँ। तो कितना कंजप्शन करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सा था। 100 का भाव अब 125 हो गया। 100 का भाव अगर 125 हुआ मतलब 125 का 100 वाला का है, तो 100 में कितना आएगा, तो 100 में आएगा 80%। और 80% अगर 100 में आ रहा है तो कितना कम हुआ, -20% ना। तो -20% इज योर आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं हम। कंसिडर द एग्जाम्पल बिलो। देयर इज अ फायर इन माउंटेन। आग पहाड़ों में लगी है। बिकॉज इट हैज़ स्मोक, वहाँ एक धुआं है। whenever not, wherever there is a smoke there is a fire, okay, and which one of the following sorry for that, which one of the following express व्याप्ति। व्याप्ति इंग्लिश शब्द दिया है व्याप्ति, तो इसमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो व्याप्ति को दिखाते हैं। माउंटेन दिखाता है, व्याप्ति को नहीं दिखाता है, ठीक है। फायर, हाँ फायर जो है व्याप्ति को दिखाता है, दिक्कत को दिखाता है। स्मोक दिखाता है जला हुआ है, ठीक है। और कोई शब्द है, और कोई दूसरा तो है नहीं, यही दो शब्द है जो व्याप्ति को दिखाता है। तो आंसर फायर एंड स्मोक। आगे, रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन। किसी भी की रिपोर्ट आए, क्वेश्चन क्या है, कितना % एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, हर एक बार 6%। कोई भी सरकार आए 6% से ऊपर अभी तक नहीं गई है, ठीक है। तो 6% हमारा जवाब फिक्स है, विदाउट इन इंडिया, नॉट आउट ऑफ इंडिया, ओके। आगे 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन हैं, ठीक है। ग्रांट्स वाले हैं, ग्रांट्स एंड द रिकॉग्निशन क्वालिटी वाले हैं, रेगुलेट्स वाले हैं, एचसिट एक्रेडिएशन वाले नहीं। तो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था। तो डी जो है वो हमारा आंसर है, क्योंकि हमें कौन सा फाइंड करना है, नॉट अ फंक्शन, कौन सा नहीं। नेक्स्ट, लौकिक एंड अलौकिक, दो शब्द हैं, लौकिक एंड अलौकिक इज मेड अ रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परामनास। मतलब कि लौकिक और अलौकिक दोनों में कौन सा तफावत है, यानी डिफरेंस है। प्रमाणનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। कौन से प्रमाण का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, तो कौन सा है वो, अनुमान नहीं है, उपमान नहीं है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है वो लौकिक और अलौकिक में भेद करता है, ठीक है। तो सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द टर्म ऑफ गिवन सीरीज। पहला कौन सा दिया है, ये है, चलिए लिखता हूँ मैं, SEQUENTIAL, ये पहला। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है EQUENTIAL, मतलब क्या है, ये शब्द गायब हो गया, एस वाला, हाँ कि ना, एस वाला क्या हुआ, गायब हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखूँ मैं, नेक्स्ट शब्द कौन सा है, उसके बाद शब्द है EQUENTIA। यहाँ थोड़ा वो मिस्टेक है, ई भी यहाँ है, ये यहाँ से कट गया है, ठीक। एल अब गायब हो गया है, पहला और आखिरी वाला गायब। तो अब कौन सा शब्द आएगा, अब फिर से पहला गायब होगा, हाँ कि ना, QUENTI, और ये सॉरी ये नहीं था, मैं गलती से लिख दिया, ये नहीं था, ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ आई तक था तो मैंने आई तक लिख दिया, और दूसरा शब्द तो दिया ही है। उसके बाद क्या है, QUEN। अब ये बाकी के दो गायब हो रहे हैं। अच्छा, तो सीक्वेंस में क्या है, पहले में पहला गायब हो जाएगा, फिर पहला और आखिरी के दो हट जाएंगे, ठीक है। तो इससे नया शब्द बना, पहला गायब हो गया और बाकी के पहला और आखिरी के दो शब्द हट गए। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर है, आप मिला लो, QUE कौन सा आंसर है,
ये इज द करेक्ट आंसर। समझे आप? सीक्वेंस में पहला गायब हो रहा है, फिर पहला और दूसरे दो गायब हो रहा है, फिर पहला गायब हो रहा है और पहला और दूसरे दो गायब हो रहे हैं। तो ये जो शब्द बच गए वो ये, ठीक है। आगे देखें 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द डेटा मैपिंग। डेटा मैपिंग से कौन कौन से जो है वो रिलेट करते हैं। मतलब 4 ऑप्शन में दिए हैं, मतलब एक ही रिलेट नहीं करता। प्रिपेयरिंग एंड सूटेबल ग्राफ्स, ग्राफ डेटा मैपिंग में नहीं आते हैं, ठीक है। मैप करने में ग्राफ नहीं आते हैं, नंबर्स आते हैं। तो ये 5वां नहीं करता, ये हटा दो 5 वाले। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी इज अवर आंसर, डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डिनल फिलोसॉफी ऑफ NMEICT मिशन। इसमें से कौन सा नहीं है वो हमें फाइंड करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रैपिड एक्सपेंडिचर ऑप्टिकल नेटवर्क बॉन्ड कनेक्टिविटी, ये नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर UNDP सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन सा इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है? कितने हैं? 3 हैं, मतलब 2 हटाने। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सस्टेनेबल है गोल्स, हाँ है। रिड्यूसिव इनइक्वालिटी मतलब असमानताओं को हटाना गोल है, हाँ है। लाइफ बियॉन्ड वाटर, ऐसा तो कोई गोल ही नहीं है और हो भी नहीं सकता, ठीक है। पानी के बिना कैसे चला रहे। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, गोल है। जेंडर इनइक्वालिटीज, सॉरी सब पानी पीना रह गया, ये गोल नहीं है, ठीक है। तो सी और ई को हटा दो तो बाकी बच जाता है ई, बी और डी। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 40, मैच द लिस्ट 1 and 2। अब ये बच्चों जैसा सवाल इन्होंने पूछा है। इसमें से पहला देखिए, आपको कौन सा पता है? मुझे तो ये पता है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? ओजोन का डेप्लेशन करता है, ये रहा डेप्लेशन इन ओजोन। मतलब पहले में भी देखो 3 में दिया है, मतलब और दूसरा भी पता होना चाहिए। दूसरा कौन सा है? चलो ये नहीं पता, ये तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चा जानता है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। 4 में सी, ये देखो आंसर मिल गया। कौन सा आंसर होगा? सी इज अवर करेक्ट आंसर। अगर आप जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन में आता है, और जो बच गया लीड कंपाइड वो हार्मफुल नर्वस सिस्टम के लिए आता है। सो सेकंड में ए हो जाएगा और थर्ड में डी हो जाएगा, ठीक है। सी इज अवर करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बैरियर इन कम्युनिकेशन। कौन सा नहीं है, ठीक है। जब ये नॉट शब्द आता है वो ध्यान रखना है। कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। टू रिजिड और टू लूज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी थोड़ी थोड़ी चलती है। थर्ड है इवोल्यूशन, प्री मैच्योर्ड इवोल्यूशन, ये नहीं। पुअर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी, ठीक। कौन सा नहीं है? ये नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट 42, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। कौन कौन से फंक्शन हैं जो संदेशा व्यवहार के लिए ज़रूरी है? सर्वेलेंस ज़रूरी है, करेक्शन ज़रूरी है, फीडबैक ज़रूरी नहीं है। मास कम्युनिकेशन में आप अगर फीडबैक लेने जाओगे तो नहीं मज़ा आएगा। एंटरटेनमेंट थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है। मतलब 3 को हटा दो, ये 3 वाला हटा गया। 1 to 4 इज अवर करेक्ट आंसर, और आंसर इज डी। नेक्स्ट, अभी ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पार्ट 1 में हर बार। क्वेश्चन नंबर 43 से लेके 42 आपको क्या करना है? ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ में से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। अब मैं इसमें लाइनें नहीं खींचता हूँ पूरा पढ़ के, क्योंकि ये ऑनलाइन उतना मज़ेदार नहीं बनेगा, हमें टाइम वेस्ट लगेगा। आपको सिर्फ लाइन बनानी है, यहाँ देखना है कि ये जो है वो क्वेश्चन पूरी लाइन यहाँ से मिल जाएगी। फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट प्रोडक्शन फॉर GDP, तो कौन सा है? प्रॉफिट, ठीक है। 44 में क्या आंसर है? मैं टिक कर देता हूँ, आप जस्ट एक बार वेरीफाई कर लेना कि मैं सही हूँ कि नहीं। 45 में आपको मिलेगा डी, ठीक है। 46 में आपको मिलेगा, 46 हो गया नहीं, 46 में मिलेगा आपको सी, ठीक है।
तो एक बार आप अच्छे से पैराग्राफ पढ़ना, आपके पास पेपर है, नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आगे 47 भी उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन है, इसमें आंसर आएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट 48 में आपको अब मैच करना है। मैच करने में जैसे ये है, पहला है अंतर प्रत्यायन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो उसमें क्या ज़रूरी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन होता है, यानी पहले में सी आंसर है, दोनों में है। दूसरा कौन सा है? दूसरा अंतर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है? कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ, ठीक है। दूसरे में आपका है डी, मतलब सी आंसर है, ठीक है। दोनों और मिला लीजिए नॉलेज के लिए। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन विथ अ ग्रुप शेयरिंग अ कॉमन गोल, ओके। एंड पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन टू कन्वे द आइडियाज़, ठीक है। तो 4 में आ गया बी, 4 में आ गया बी। अगर 4 में बी पता होता डायरेक्ट तो आप कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। बाकी देखने जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। पता नहीं आज मुझे नींद आ रही है। 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं, देख लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग फॉर मोर अप्रोप्रिएट? कौन सा है जो 2 मोर अप्रोप्रिएट है? लर्निंग कैन अकर्स विदाउट टीचिंग बट टीचिंग विदाउट लर्निंग इज मीनिंगलेस। सही बात है, आप खुद से पढ़ सकते हो, मेरी ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं खुद बैठे बैठे पढ़ा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख ही ना रहे हो और मैं जस्ट ऐसे ही बोलता जाऊँ, वो तो मीनिंगलेस, ठीक है। लर्निंग इज़ लाइक अ रिसीविंग वाइल टीचिंग इज़ लाइक अ गिविंग, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा हूँ, दे ही रहा हूँ, आप कुछ ना कुछ तो सुन ही रहे हो, ले ही रहे हो, ठीक है। लर्निंग इज़ एन आर्ट, टीचिंग इज़ अ साइंस। ये बहुत सरासर गलत बात कर दी आपने बेटा, लर्निंग इज़ अ साइंस ये तो गलत ही है, दिखने में ही पता चल रहा है। 4th, टीचिंग इज़ एन इंडिविजुअल एक्टिविटी वाइल लर्निंग इज़ अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। सही बात है, कैसे सही बात है? ये तो गलत बात है। टीचिंग इंडिविजुअल कैसे हो सकता है? टीचिंग तो कोई हो तभी होगा, और टीचिंग इज डिफाइंड एज फैलिकेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। 5th इज करेक्ट आंसर। सो आवर ओवरऑल आंसर इज ए, 1, 2 और 5, 1, 2 और 5। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव, टीचिंग को हमें मोर इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लर्न लेसन बाय हार्ट, ये तो कतई मत करना। मैं याद रख लूँ सारे क्वेश्चन, यहाँ आके टिक कर दूँ कि चलो बेटा फर्स्ट में ए आंसर है, दूसरे में बी है, तीसरे में सी है, चौथे में डी है, 5th में डी है, 6th में ए है। ये याद रख लूँ और आपको बता दूँ वीडियो में, तो रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा, ये टीचिंग के लिए कतई ठीक नहीं है। दूसरा, एप्रोप्रिएटिव यूज़ टीचिंग मेथड, यस। टेक्नोलॉजी का यूज़, अभी मैं पेन टैप खरीद के आपको पढ़ा रहा हूँ। एम्प्लॉय इलिस्ट्रेट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो भी सीख है, वधु समझ या वधु ज़्यादा समझाने के लिए एग्जाम्पल समझाए। 4th, राइट एवरीथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड टू स्टूडेंट कैन लर्न बेटर, ये ठीक बात नहीं है। अगर मैं यही ऑप्शंस यहाँ लिख रहा हूँ, ज़्यादा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो वो ठीक तो बात नहीं है। 5th, ट्राई टू मेक 2-वे कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, ये ठीक है, ठीक है। मैं कुछ पूछूँ, आप कुछ कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, तभी 2-वे कम्युनिकेशंस होगा, और तभी जाके हमारी जो चैनल है फिज़िक्स की दृष्टि, वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बना लास्ट क्वेश्चन में? 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। अब पार्ट 2 जो है, पार्ट 2, उसमें जितने भी बच्चे फिज़िक्स के लिए पार्ट 2 दे रहे हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही करके रखा है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि पार्ट 1 में आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है और कैसे इसको क्रैक करना है। इसकी जो एक स्ट्रेटेजी रहती है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को थोड़ा लाइक कर लीजिए, थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब का जो बेल आइकन आता है वो थोड़ा उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर GSET 2024।
ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच।